हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी कारक के बारे में। इससे पहले मैंने आपको अलंकार करवा दिए थे और आपको मैंने हिंदी का पूरा सिलेबस भी बताया था डीएसएसबी के अंदर क्या क्या आता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन और प्रकार दोनों जगह लिंक है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। संज्ञा तथा स्वरनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा या स्वरनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, जो कि होता है यहाँ पर देखिए आपको दे रखा होगा। कर्ता कारक आपको दिखाई दे रहा है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, प्रदान कारक, अप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। मैंने एक तरफ आपको कारक लिख दिया और दूसरी तरफ उनकी विभक्ति लिख दी, यानी कि उनकी याद करने की ट्रिक। तो आप इसको मेरे साथ 2 बार रिपीट कीजिए। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, सप्रदान को के लिए, अप्रदान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे हरे ओ। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, बस अभी आप इस चीज को रट लीजिए कि ये सारी चीजें इनकी विभक्ति, अगर ये विभक्ति इसमें आ जाए, जैसे ने आ गई तो कर्ता कारक है, को आ गई तो कर्म कारक है। तो आप इसको मेरे साथ 2 बार रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, सप्रदान को के लिए, अप्रदान से अलग होना, संबोधन का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे हरे ओ। तो एक बार और रिपीट करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, सप्रदान को के लिए, अप्रदान से अलग होना, संबोधन का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे हरे। तो आप इसको 2 बार पढ़िएगा, आपको सारी चीज याद हो जाएगी अच्छे से। और बार आप ये भी नोटिस कर रहे हो कि मैं आपको बार बार यहाँ पर अप्रदान के साथ से अलग होना मैं आपको बार बार पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए से 2 बार आ रखा है, एक करण कारक में आ रखा है और दूसरा अप्रदान कारक में आ रखा है। तो करण कारक में जो होगा वो से नॉर्मल होगा, अप्रदान में जो रखा वो अलग होना, यानी कि कोई भी चीज अलग होगी। जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया तो अलग हो गया ना पेड़ से, तो इसलिए से आता है उसके साथ। तो इसलिए जब मैं आपको को भी 2 बार रिपीट हो रहा है कर्म और सप्रदान में, लेकिन मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा अभी नीचे। ओके, तो अभी बस इसको एक बार और रिपीट करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, सप्रदान को के लिए, अप्रदान से अलग होना, संबोधन का के की रे रा री, अधिकरण में पर, संबोधन हे हरे ओ। ओके, तो चलिए आप पहला करते हैं अपना कर्ता कारक। कर्ता कारक की एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा है क्या? तो नीचे है कर्ता कारक, जिसकी विभक्ति मैंने आपको क्या बताई है? ने। तो देखिए कर्ता अर्थात करने वाला, यानी कर्ता जो होता है वो करने वाला हो जाए, यानी क्रिया को करने वाले को कर्ता कहा जाता है। जो आके वाक्य में क्रिया काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। वाक्य में कर्ता संज्ञा पर पद अथवा स्वरनाम पद होता है। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। उदाहरण, राधिका ने गाना गाया। किसने गाना गाया? ने, यानी कि राधिका ने। तो ने आ गया विभक्ति, तो इसका मतलब ये कर्ता कारक है। दूसरा आपका पढ़ लेते हैं। देखिए राधिका अब पढ़ेगी, तो यहाँ पर देखिए कोई भी विभक्ति नहीं आ रही अब। तो देखिए हमेशा भी कर्ता में क्या होता है? कर्ता यानी कि काम करने वाला, यानी कि जहां भी पर्सन पुट अप हो कौन, तो यानी कि कौन अब पढ़ेगी, तो कौन पढ़ेगी अब? राधिका। राधिका अब पढ़ेगी, तो इसमें प्रश्न आ रहा है कौन, तो यानी कि जो जवाब कौन का दे या विभक्ति में ने आ जाए तो वो समझ लिए कर्ता कारक है। एक बार एक नेक्स्ट उदाहरण एक बार और पढ़ लेते हैं। मानस ने खाना खा लिया, तो कि ने आ गया ना इसकी यहाँ पर, तो विभक्ति किसकी है? ने की। तो यह मानस सो रहा है, तो कौन सो रहा है, तो दोनों चीज आपको यहाँ पर पुटअप होगी, कौन या ने, यानी कौन और ने जिसमें भी आ जाए वो कर्ता कारक है। कर्म कारक। कर्म कारक में देखिए जो मैंने आपको बताया था उसकी विभक्ति क्या होती है? को। तो एक बार इसका शाब्दिक अर्थ पढ़ लेते हैं। जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। यानी कि वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा पे पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को। उदाहरण के तौर पर देखिए मनोज समाचार पढ़ता है, तो यहाँ पर देखिए को तो आ नहीं रहा, तो ध्यान रखिएगा जिसमें भी विभक्ति को या प्रश्न का उत्तर पूछा जाए या प्रश्न पूछा जाए उसके साथ क्या जोड़कर प्रश्न हो जाए। जैसे कि मनोज क्या पढ़ता है, पहले कर्ता में क्या आता था? कौन, और अब कर्म में क्या आएगा? क्या। क्या, तो मनोज क्या पढ़ता है, तो मनोज समाचार पढ़ता है, यानी कि जो क्या का और को विभक्ति आ जाए तो समझ लिए वो कर्म कारक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसका एक उदाहरण। मनीष ने मनोज को, देखिए मनोज को पुस्तक दी, तो विभक्ति आ गई को, तो इसका मतलब ये कर्म कारक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा मनोज और समाचार दोनों क्या है? कर्म कारक के अधीन आते हैं। और एक नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था? जिसमें भी विभक्ति ना हो या क्या का जवाब दे रहा हो तो वो कर्म कारक है। ओके, नेक्स्ट कारक जो मैंने आपको बताया था करण कारक। करण कारक में मैंने आपको क्या विभक्ति बताई थी? से या के द्वारा या के साथ, ये सारे इसी के ही होते हैं। ओके,
तो इसमें जो होता है, इसका मैंने आपको बताया था, जिसके साधन से क्रिया संपन्न हो, यानी कि साधन यानी खुद, यानी कोई चीज ऐसी कर रहे हो खुद ना करके किसी को और लाने या किसी साधन से आपने मंगवाई हो। एक बार उदाहरण पढ़ लेते हैं। कारण का अर्थ है साधन, जो कि मैंने आपको भी बताया, साधन अर्थात जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, मैं साइकिल से बाजार गया। तो किससे गया, हम किससे गए, और एक तो विभक्ति आ गई, तो विभक्ति यहाँ पर क्या आ गई, से। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, साधन भी होना चाहिए, तो के द्वारा, यानी कि जहां पोर्शन पुटअप हो जाए किसके द्वारा या के द्वारा, तो समझ लीजिएगा वो आपका करण कारक है। तो मैं किसके द्वारा या मैं के द्वारा या मेरे द्वारा से बाजार गया, यानी कि मेरे साइकिल के, यानी कि मैं साइकिल से बाजार गया। तो साधन यहाँ पर क्या आ गया, साइकिल से। किसके द्वारा, साइकिल से हम बाजार गए। ओके, आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं। तो विभक्ति यहाँ पर आपको कहीं पर भी नहीं दिख रही, आपको यहाँ एक विभक्ति दिख गई के, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर द्वारा भी आ रखा है, तो पूरा देखिए यहाँ पर के द्वारा, तो विभक्ति के द्वारा। तो आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजा जाते हैं। तो भेजे यहाँ पर किसके द्वारा जा रहा है, ईमेल के द्वारा, यानी कि इंटरनेट मेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जो, उसके द्वारा भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर साधन क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसी व्याख्या में अगर प्रश्न किससे लगकर आ जाए, पहले मैंने बोला था मैं साइकिल से बाजार गया, तो मैं किससे बाजार गया, साइकिल से। तो यहाँ पर जहां पर आपका प्रश्न पुटअप हो जाए किससे या विभक्ति आ जाए, तो वहां पर से या के द्वारा, तो कौन सा कारण हो गया आपका, करण कारक। तो ध्यान रखिएगा दोनों चीज का। ओके, कई बार विभक्ति ना देकर यहाँ से आपको इसी से ही पता करना पड़ता है कि उसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन है, क्या है, या किसके द्वारा है। ओके, नेक्स्ट चौथा जो कि संप्रदान कारक, जो मैंने आपको संप्रदान कारक की विभक्ति बताई थी वो क्या थी, के लिए। तो जो संप्रदान का मतलब वो होता है जिसकी हितपूर्ण क्रिया से हो। ओके, या जिसमें व्याख्यान का आपको एक बार शाब्दिक अर्थ पढ़ लेते हैं, व्याख्या का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिस कुछ देता है, यानी कि जिसे या कुछ कार्य कर रहा हो या जिसे कुछ देता हो, उसके लिए क्या होता है, के लिए आता है, या उसका संप्रदान होता है, या फिर उसमें भावनाएं जुड़ी होती हैं। जैसे कि संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए तथा को का उदाहरण होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, को और के लिए दोनों विभक्ति किसकी है, संप्रदान कारक की है। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, गरिमा ने महिमा के लिए उपहार खरीदा। तो किसके लिए उपहार खरीदा उसने, महिमा के लिए। तो यहाँ पर क्या आ गई, महिमा के लिए, तो के लिए तो सीधा तो आपका किसके लिए होता है, संप्रदान कारक के लिए होता है। और यहाँ पर क्या भावना जुड़ी हुई है कि वो उसके लिए गिफ्ट ले रही है, तो एक तरीके से भावना भी जुड़ी होती है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, गरीब को वस्त्र दे दो, तो गरीब को वस्त्र दे दो, तो मैंने आपको क्या बताया था, को यहाँ पर विभक्ति, यहाँ पर देखिए एक विभक्ति मैंने क्या बताई थी आपको, कर्म। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए गरीब को क्या दे दो, तो यहाँ पर क्या दे दो तो वस्त्र के लिए बोल रहा है ना, लेकिन यहाँ पर भावना भी जुड़ी हुई है। तो मैंने आपको बताया संप्रदान के लिए होती है, भावना भी होती है। तो यहाँ पर गरीब को वस्त्र दे दो, तो को तो आ गया, लेकिन ये कर्म के लिए नहीं है, ये संप्रदान के लिए है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भावना की भी जुड़ी, मैंने नीचे विशेष में देखिए लिख रखा है, संप्रदान कारक में हमेशा दान का भावना अर्थात जिसको कुछ दिया जाए के भावना होती है। तो यहाँ से भी आपका पुटअप हो सकता है, आपकी विधा यहाँ से भी दूर हो सकती है। ओके, नेक्स्ट करते हैं पांचवा, जो कि मैंने आपको बताया था अप्रदान कारक। तो अप्रदान कारक में मैंने आपको विभक्ति क्या बताई थी, से। तो विभक्ति यहाँ पर से दो आती थी, एक करण कारक में आ रही थी और एक अप्रदान कारक में आ रही थी। लेकिन करण कारक में तो सिंपल थी, लेकिन यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर अलग होना, जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि मैं आपको बार बार बोल रहा था, मैं अभी पढ़ रहा हूं तो आप भी उसको पढ़िए कि अलग होना जो चीज होता है वो करण कारक में भी होता है और अप्रदान में होता है। दोनों में से विभक्ति होती है, लेकिन इसमें अलग होना होता है। और उसमें कौन सा पर्सन पुटअप कर रहा होता है, किससे, तो ध्यान होगा मैंने आपको बताया था। तो एक बार शाब्दिक अर्थ पढ़ते हैं इसका। व्याख्या में संज्ञा की जिस रूप को पृथक होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अप्रदान कारक कहते हैं। अप्रदान कारक की विभक्ति से, यानी कि जो मैंने आपको बताई थी। जैसा एग्जांपल से समझिए, नल से पानी टपक रहा है, तो देखिए यहाँ पर से आ रखा है, तो यहाँ पर नल से यानी कि किससे पानी टपक रहा है, तो वो भी पर्सन पुटअप हो रहा है, लेकिन नल से पानी टपक रहा है। लेकिन देखिए नल एक अलग हो गया और टपकना अलग हो गया, तो यहाँ पर विभक्ति क्या हो रही है, अलग हो रहा है। नल अलग हो गया, पानी उससे गिर के अलग हो गया, तो विभक्ति हो गई ना यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था अलग होना, तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर आएगा आपका अप्रदान कारक। ओके, दूसरा उदाहरण,
हिमालय से गंगा निकलती है। तो देखिए हिमालय अलग होगी और गंगा वहां से अलग होगी, निकल गई, अलग होना, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका अप्रदान कारक। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, पेड़ से पत्ते गिरते हैं या गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो यहाँ विभक्ति कौन सी आ गई आपकी अप्रदान कारक। ओके, नेक्स्ट यानी कि इसी में आपको कुछ एग्जांपल मैं और आपको बता देता हूँ। अगर इसके अतिरिक्त आपको फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो कुछ इससे भी हो जाते हैं, जैसे कि जिसमें भी इसके अतिरिक्त जिन शब्दों में से घृणा, तुलना या भय या शर्माना आदि की भावना वह भी अप्रदान कारक होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला देखते हैं, पहले में लिख रखा है मैं गंदगी से घृणा करता हूं। तो देखिए घृणा किस चीज की होगी, घृणा भाव आ गया और कहां पर किससे आ गई, ये अप्रदान कारक में होगी क्योंकि से विभक्ति आ रही है। और मैंने आपको बताया था घृणा, तुलना, भय और शर्माना ये भी सारे अप्रदान कारक में आते हैं। नेक्स्ट है स्मृति, अंकिता से शांत है। तो किससे, एक तो विभक्ति आ गई आपकी से, लेकिन किससे शांत है, अंकिता से। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए किस चीज की तुलना हो रही है, भावना हो रही है, यहाँ पर दोनों की तुलना की जा रही है भावना से। तो इसी प्रकार हर चीज का जैसे जैसे आएगा उसी प्रकार से आपको भावना देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तो यहाँ पर किस चीज की भावना आ रही है, डर की भावना आ रही है, भय की भावना आ रही है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, चूहा बिल्ली से डरता है। विभक्ति आ गई से, लेकिन यहाँ पर किस चीज का आ रही है भावना, वो भी भय की आ रही है, डर की भावना आ रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि नेक्स्ट कारक करते हैं जो कि है संबंध कारक। संबंध कारक की मैं आपको विभक्ति क्या बताई थी, का, के, की, रा, रे, री, ये सारी इनकी विभक्ति बताई थी मैंने आपको। और जो मैंने आपको ये बताया था ये सारी विभक्ति जिसमें भी आ जाए वो आपका क्या हो जाएगा, वो संबंध कारक हो जाएगा। इसका एक बार एग्जाम्पल यानी कि शाब्दिक अर्थ पढ़ लेते हैं। संज्ञा स्वरनाम शब्द के जिस रूप में उसका वाक्य में आय या अन्य स्वरनाम या शब्दों के साथ संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यह यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो जहां संज्ञा या स्वरनाम का संज्ञा या स्वरनाम के साथ संबंध हो उसे भी संबंध कारक कहते हैं सिंपल भाषा में। ओके, इसकी विभक्ति में क्या होगा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, का, के, की, रे, रा, री, ये सारी इसकी विभक्ति है। उदाहरण के तौर पर मैं समझा देते हैं, आइए चलते हैं। सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है। तो यहाँ पर विभक्ति आ गई का, तो यहाँ पर आ गई ना का, यानी कि कहाँ पर उसका विद्यार्थी कॉलेज पास में ही है। नेक्स्ट, श्रेया के पिताजी अध्यापक हैं। तो यहाँ पर विभक्ति क्या आ गई, के, तो आपका संबंध कारक है। रोहन की बहन निकिता है या मेरा मित्र मुंबई में रहता है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ रही है बार बार, यहाँ पर आ रही है बार बार का, के, की, रे, रा, री। तो ये जो भी विभक्ति आ जाए वो आपकी कौन सी कारक हो जाती है, वो संबंध कारक हो जाती है। या फिर इन वाक्यों में देखिए बार बार आपको कहीं भी कॉलेज है या कर्मंश है या पिताजी है, बहन है तथा मित्र, ये सारे पता क्या समझ रहे हैं, ये सारी चीज संबंध जोड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो ये सारी चीजें जहां पर भी हो जाएगी वो संबंध के अतिरिक्त आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट कारक करते हैं, वो है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में मैंने आपको क्या बताया था, अधिकरण कारक में मैंने आपको विभक्ति बताई थी में और पर। ये जहां पर अभी आपके अधिकरण या कारक में आपकी विभक्ति आ जाए वो आपका आ जाता है में पर, वो होता है आपका अधिकरण कारक। ओके, जैसे कि इसका शाब्दिक अर्थ पढ़ते हैं एक बार। संज्ञा या स्वरनाम की जिस रूप में क्रिया के होने के स्थान पर समय की जानकारी मिले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। या फिर आपको इसके ऊपर में आप बताते हैं स्थान या संबंधी या काल संबंधित आपके आधार पर किया जाए या प्रश्न किया जाए कहीं या कहाँ या कब, तो वो क्या होगा आपका अधिकरण कारक होगा। तो ध्यान रखिएगा कहाँ या कब, यहाँ पर मैंने नीचे तो लिखा नहीं है लेकिन कहाँ या कब का भी प्रश्न पूछा जाए तो उसमें भी आपका क्या होता है, आपका अधिकरण कारक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर में आप याद कर लेते हैं, कमरे में अंधेरा है। तो कहाँ पे देखिए मैंने आपको पूछा ना, कहाँ का पूछे आपका जवाब मिले तो वो होगा आपका अधिकरण कारक। तो कमरे में एक तो विभक्ति आपकी आपकी आ गई में, तो यहाँ से पहचान जाओगे आपका अधिकरण कारक है। और प्रश्न पुट अब क्या हो रहा है, कमरे में अंधेरा है, कहाँ पर अंधेरा है, तो कमरे में। गैस पर खाना पक रहा है, तो किस पर गया आपका, कहाँ पर गाना पक रहा है, तो वो गैस पर खाना पक रहा है और यहाँ विभक्ति भी आ गई पर। ओके, तो इससे आप पहचान सकते हो। तो आज का आपका 8वां और लास्ट है वो है संबोधन कारक, जिसमें मैंने आपको विभक्ति बताई थी हे, अरे और ओ, यानी कि वो सारी चीज ना, जैसे कि हम अचानक नहीं बोलते कि जिसमें विस्मयाई बोधक भी आ सकता है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे ओह अरे क्या हो गया, या किसी की सडनली डेथ हो जाए, ओ यार हमने तो इन्हें कल देखा ही था। तो ऐसे संबंध कारक के आप पहचान सकते हो, जिसका एक बार शाब्दिक अर्थ पढ़ लेते हैं। संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप में बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बार पढ़ लेते हैं,
पहला, अरे भाई मेरी बात तो सुनो, देखिए यहाँ पर विस्मय बोधक का चिन्ह भी आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर ये वाली डंडी विस्मय बोधक का चिन्ह होता है, ओके। ये कहां पर आ गया, देखिए अरे भाई, तो यहां पर क्या आ गई, विभक्ति अरे। नेक्स्ट, हे ईश्वर, देखिए यहां पर भी विभक्ति क्या आ गई, हे, तो मैंने आपको विभक्ति बताई थी। तो इसमें भी देखिए विस्मय बोधक का चिन्ह है, हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करो। तो जो भी आपका देखिए आपका आएगा, या हमेशा संबंध बोधन में ध्यान रखिएगा, नीचे मैंने विशेष में आपका नोट भी दिख रखा है कि संबोधन कारक में संज्ञा शब्द के पश्चात संबोधन चिन्ह लगाया जाता है, जो कि विस्मयी बोधक होता है। तो जहां पर भी हे, हरे या ओ आए तो उसका मतलब आपका संबोधन कारक होता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कारक आपको पढ़ाया मैंने अपने डिटेल में इसलिए बताया है काफी, क्योंकि ये आपका वहां पर भी काम आएगा जब हम समास पढ़ेंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास में सारे आते ही आते हैं, ओके। तो इसको आप चैप्टर को ध्यान रखिएगा, आपको इसी से आपके 2 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपसी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी आपको सुझाव या कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।